नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान भाषा में सरल तरीके से समझेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के कार्यों के बारे में, इनकी नियुक्तियां और इम्पीचमेंट वगैरह, ऑर्डिनेंस और जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की सारी बातें बहुत आसान तरीके से समझेंगे। एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन रिलेटेड प्रश्न आते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में जो क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी आसान भाषा में हम समझेंगे कि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर की आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और ये हमारे गवर्नर साहब हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 52 के तहत, आर्टिकल 52 के तहत ये साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। साफ सरल भाषा में लिखा गया है। देखिए यहीं पे आर्टिकल 153, यहाँ पे आप आर्टिकल भी याद कर सकते हैं। देखिए, एक सिर्फ 52 है और यहाँ पे इसमें एक बढ़ा के और 100 इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब 101 इसमें ऐड कर दीजिएगा, प्लस 101 इसमें जब आप ऐड कर दीजिएगा 153 होता है। और 153 में लिखा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी गवर्नर होगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को जो है हमारे कंट्री का नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। प्रेसिडेंट साहब को नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है इंडिया में, और वहीं गवर्नर साहब को क्या बोला जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। इनको चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, हमारे गवर्नर साहब को। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अभी जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं, देखिए ये सिर्फ ये दोनों टॉपिक मिला के ही आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ध्यान से समझिए। क्वालिफिकेशन में बच्चे यहाँ काफ़ी फंस जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें पंगा वाला बात नहीं है, बहुत आसान है। बेसिक सी चीज़ें आप बस समझ जाइए। ठीक है, आइए इन दोनों में बस छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस, मैं आपको डिफरेंस अभी समझाता हूँ, आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, बिल्कुल क्लियर हेडेड हो जाइएगा आप। क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए सबसे पहले तो क्या है कि ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, एज इनका 35 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एज 35 ईयर होना चाहिए। ठीक, एक और जो सिमिलरिटी यहाँ पे आता है, देखिए लाभ के पद पे ना हो, मतलब जब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें प्रेसिडेंट साहब, जब इनका इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, तो उसमें किसी भी लाभ के पद पे ये नहीं होने चाहिए। साफ साफ लिखा गया है। यहाँ इनके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि जब ये अपॉइंट हो तो किसी भी लाभ के पद पे ये नहीं होने चाहिए। साफ सरल शब्दों में लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए एक जो मेजर जो यहाँ पे जो अंतर है, अंतर समझिए। अंतर क्या है? देखिए, लोकसभा में निर्वाचित होने की इनकी योग्यता होगी, ये तो नॉर्मल है, इनकी योग्यता होनी चाहिए। क्या? तो लोकसभा में निर्वाचित होने की इनकी योग्यता होनी चाहिए। और इनका जो है राज्यपाल साहब का राज्य के विधानसभा का सदस्य चुने जाने की इनकी योग्यता होनी चाहिए। दोनों में ये भी सिमिलरिटी आ गई। अब अंतर की बात करते हैं। अंतर देखिए क्या है, अंतर क्या है? देखिए इनका जो होता है ना प्रेसिडेंट साहब का, इनका होता है भैया इलेक्शन। क्या होता है? इनका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है? अब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम आम लोग इसमें जाके वोटिंग करते हैं। भाई अगर आप कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हो, मैं कांग्रेस कर रहा हूँ, मैं बीजेपी कर रहा हूँ, या आप भी बीजेपी कर रहे हो, मतलब अपने पार्टी के अपने मन के हिसाब से पार्टी को हम लोग जाके इलेक्ट करते हैं, ईवीएम पे हम लोग बटन दबा के, है ना। तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ये सब होता है। इनका क्या होता है? देखिए इनके में भी जो है ना, इनमें गुप्त संक्रियता जो है, मतदान होता है। ठीक है, और इनमें इनके मतदान में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होंगे वो लेंगे भाग। और यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी, हमारे अभी इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 है। इसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन? दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज पार्ट करती हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारे जो 28 स्टेट्स हैं ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज में पार्टिसिपेट करती हैं। ये आर्टिकल 54 और 55 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है। तो यहाँ इनका कैसे, ये इनका चुनाव कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया, गुप्त संक्रामिता पद्धति से होता है। और ये जो है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पौंडीचेरी के द्वारा ये चुने जाते हैं। गवर्नर साहब जो है ना भाई, ये है अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये अपॉइंट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं। इनका निर्वाचन होता है, इनका जो है अपॉइंटमेंट होता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर है? यहाँ तक अभी एकदम क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब यहाँ पे एक बात
साफ साफ कहा गया है, जब 7वां अमेंडमेंट हुआ था, जब 7वां संशोधन हुआ था इंडिया में 1956 में, कब हुआ था 1956 में, उस समय साफ साफ कहा गया था, इससे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब बन के रेडी हुआ 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, लागू हो गया, उस समय था कि देखिए हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 1956 में 7वां अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि देखिए हर राज्य के लिए तो एक राज्यपाल होना निश्चित है, लेकिन यहाँ पे एक लेकिन और किंतु शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। किंतु अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं और राष्ट्रपति चाहे तो एक ही राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्यों का कार्यभार सौंप सकता है। ठीक है, तो किसके तहत हुआ था? 7वां अमेंडमेंट 1956 के तहत हुआ था। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पे क्या होता है, जब इनका इलेक्शन हो जाता है, सब कुछ होता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद होगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी, अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, तो इनका सुनवाई जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में इनका सुनवाई होगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं इनके इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी कर सकती है। ठीक, इनका तो जब इलेक्शन ही नहीं होता तो इनका यहाँ पे ये बातें खत्म हो गया, फिनिश, खत्म। ठीक, चलिए अब ये शपथ जो बात है, शपथ इनको कौन दिलाता है? इनका इलेक्शन हो गया, निर्विरोध चुन लिए गए, सब कुछ हो गया, कोई पंगा नहीं है, फिर शपथ की बात आती है। देखिए भाई, शपथ कौन इनको दिलवाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे दिलवाएंगे इनको। ठीक है, कौन शपथ दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय जो है उनके जो चीफ जस्टिस यानी जो सबसे हेड होंगे उस न्यायालय के, वो इनको शपथ दिलाएंगे। और इसी तरह शपथ ग्रहण में जो है यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट यहाँ गवर्नर साहब को शपथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट से क्या मतलब है? राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके जो सबसे हायर मोस्ट जज होंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट कहा जाता है, वही इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये शपथ ले लिए, अब शपथ ले लिए, बहुत बार ऐसा होता है टर्म की, आज तारीख है 24 आई थिंक 25 जून आज तारीख है, और 25 जून को हमने प्रेसिडेंट के तौर पे ओथ लिया, शपथ ग्रहण किया, लेकिन हम 30 तारीख से अपने कार्यालय में गए और उसके बाद हम 30 तारीख से बैठ के काम करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है कि जिस दिन से शपथ ये कभी भी ले ले, लेकिन जिस दिन से ये जाके पदासीन होंगे, बैठेंगे, तब से इनका टर्म गिना जाएगा और प्रेसिडेंट साहब का तब से 5 सालों के लिए इनका टर्म रहेगा। ये आर्टिकल 56 में साफ साफ कहा गया है कि 5 साल का इनका टर्म होगा। 5 साल का टर्म जो है हमारे गवर्नर साहब का भी होता है, यहाँ टर्म जो है इनका ही 5 साल का होता है, लेकिन ये जो है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है प्रसाद पर्याप्त ये पद धारण करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट अपने मन मुताबिक जब चाहे इनको टर्मिनेट कर सकते हैं, इनको कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 साल बाद इनका टर्म खत्म होता है तो जरूरी नहीं है इनको हटा दिया जाए। प्रेसिडेंट को लगेगा हाँ इन्होंने पिछला टर्म में अच्छा काम किया है तो इनको ये कंटिन्यू कर देंगे प्रेसिडेंट साहब। ये पूर्णतः प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इतना सब कुछ हमने समझा। अब देखिए रेजिग्नेशन ये किसको देंगे? तो भाई रेजिग्नेशन ये देते हैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये अगर मान लो इन बोले कि अरे भाई हम एकदम कुपित हो गए इस काम से, मतलब सही संविधान काम नहीं कर रहा है, मतलब या फिर इनकी तबीयत अगर खराब है किसी प्रेसिडेंट की, अगर ये रिज़ाइन देना चाहें तो फिर कैसे रिज़ाइन देंगे? तो ये रिज़ाइन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। ये रेजिग्नेशन कैसे देंगे गवर्नर साहब? ये अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आई होप आप सबने अच्छे से समझा होगा। अब नेक्स्ट इसे कुछ सैलरीज और उसके बाद राष्ट्रपति के कुछ जो मोर पावर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सैलरी के बारे में बात करें तो देखिए गवर्नर की सैलरी होती है लगभग 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख। वहीं राष्ट्रपति का जो सैलरी होता है वो 5 लाख के आसपास होता है, आसपास नहीं, आई मीन 5 लाख होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जितने भी काम होते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है, वो जितने भी काम करती है या विदेशों से जो ये लोग MOU साइन करते हैं, वो किसके नाम पे करते हैं? ये सारे के सारे काम होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। उसी तरह राज्य में जो राज्य सरकार काम करती है और दूसरे राज्यों के साथ जो इनका काफ़ी सारा कोलैबोरेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये किसके नाम पे होती है? तो गवर्नर के नाम पे होती है। क्लियर? यहाँ पे साफ साफ बात है। देखिए यहाँ पे वैसे जब पढ़ने में हम लोगों को लगता है क्या है कि राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है और नो डाउट इनके पास काफ़ी पावर्स भी
हैं, लेकिन संविधान में हमारे संविधान मेकर्स ने बहुत अच्छा एक ये दिया हुआ है कि कभी राष्ट्रपति साहब अपने पावर का एक्स्ट्रा गलत फायदा ना उठा सके। इसलिए हमेशा देखिए ये अपने सारे पावर का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक इनको मंत्रिपरिषद से सलाह ना मिले, जब तक मंत्रिपरिषद इनको ना कहे। मतलब मंत्रिपरिषद इनको सजेशन देगा और उस सजेशन के आधार पे ये काम करेंगे। ठीक है, क्लियर? लेकिन काम होगा इन्हीं के नाम पे। चलिए नेक्स्ट देखिए इम्पीचमेंट। अगर राष्ट्रपति साहब को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पे जो इम्पीचमेंट का क्राइटेरिया है ये आर्टिकल 61 पूरा करता है। इसमें क्या है देखिए, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में इनके इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है पेश किया जा सकता है। शर्त यहाँ पे ये है, प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले इनको बताना कंपलसरी है कि भाई साहब आपके अगेंस्ट हम इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रस्ताव दायर कर रहे हैं ABCD किसी भी सदन में, राइट। उसके बाद देखिए 2/3 यानी 2/3 जो है सदस्यों का इसके ऊपर जो है सहमति देना जरूरी है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस की। ठीक है, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? देखिए अध्यादेश उस सिचुएशन में राष्ट्रपति साहब जारी करते हैं जब लोकसभा यानी संसद का सदन ना चल रहा हो, सत्र ना चल रहा हो। वैसे सिचुएशन में जब राष्ट्रपति को लगे कि अभी देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि अभी किसी कानून की जरूरत है, उस टाइम में ये अपना अध्यादेश आर्टिकल 123 को यूज करते हुए अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि जब संसद प्रारंभ होगा, संसद प्रारंभ होने के 6 हफ्ते तक ये लागू रहता है। आई होप आप सब इस चीज पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अध्यादेश क्या है? जब संसद स्थगित रहता है उस सिचुएशन में राष्ट्रपति साहब इसको लागू करते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं जरूरी है लाना इनका। ठीक है, उसका देखिए इनको सुप्रीम कमांडर जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, ये तीनों एयरफोर्स, नेवी एंड जो हमारे थल सेना आर्मी, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं, यानी कमांडर के कमांडर ये होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपना इसका गलत फायदा नहीं उठा सकते हैं। ये विधि द्वारा स्थापित जो क्राइटेरिया उसी के द्वारा ही इसका ये प्रयोग कर सकते हैं। विदेशों के द्वारा जो भी काम होती हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की नियुक्ति करता है। किस किस की? अभी आपने समझा, यहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति करता है। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, उसके बाद लोक सेवा आयोग के, निर्वाचन आयोग के महाधिवक्ता, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही की जाती है। इनके अलावा भी और भी थोड़ी लंबी लिस्ट है, तो इन सब की इनके द्वारा की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बात समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 72 में एक ये क्लॉज जुड़ा हुआ है कि ये क्षमादान कर सकते हैं। मतलब कोई भी हो, अगर कोई भी दोषी जिसको फांसी की सजा मिल गई है या आजीवन कारावास की सजा मिल गई है, उनको ये क्षमादान दे सकते हैं या इनकी जो सजा है उसको छोटा कर सकते हैं, घटा के। अगर किसी को 2 साल का अगर मान लीजिए दंड दिया गया है कि आप जेल में 2 साल के लिए रहिए, हमारे कोर्ट ने इनको अगर ये सजा सुनाया है, तो राष्ट्रपति साहब चाहे तो उसको घटा के 1 साल कर सकते हैं या फिर उसको खत्म, पूर्ण रूप से खत्म ही कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर कोई भी नहीं, वो हमारे जैसे, आपके जैसे एक आम नागरिक के जैसे देश में घूम सकता है। तो क्षमादान का जो इनके पास जो ये सारा पावर है, ये आर्टिकल 72 इनको देती है। लेकिन क्षमादान भी देखिए इनके पास तो है। आपको मैंने अभी एक चीज बताया है कि राष्ट्रपति साहब कोई भी काम करते हैं तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करते हैं, तो इनके पास ये पावर है, ये किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से तो ये नहीं कर सकते हैं जब तक मंत्रिपरिषद इनको सजेस्ट ना करे किसको क्षमा करना है, किसको नहीं करना है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो लास्ट में इनसे रिलेटेड जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है इमरजेंसी की बात। ठीक है, हमारे देश में देखिए 3 तरीके की इमरजेंसी लागू की जाती है 3 आर्टिकल के तहत। पहला है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 352 क्या बोलता है? 352 बोलता है कि बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इसके तहत आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और अब तक हमारे इंडिया में लगभग इसके द्वारा जो है 2-3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। 356 क्या बोलता है? 356 बोलता है कि भाई राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी स्टेट्स में, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, जब राज्य में लग जाता है, तो स्टेट में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पे फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये आर्टिकल 356 के तहत होता है। थर्ड हमारा जो इमरजेंसी का प्रोविडेंस देता है वो है 356 के तहत, तो आप राज्य में ये सारा विफल होने का। और 360 में है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति जब पैदा हो जाए, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्राइसिस जब आ जाए, उस टाइम में। एंड थैंक गॉड
आज तक हमारे इंडिया में कोई भी 360 वाला नहीं लागू हुआ, यानी हमारे इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस अब तक नहीं आया है, ऐसा जरूरत नहीं पड़ा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़े। तो आई होप गाइज आपको प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर ये जो कंपैरिजन था और ये जो सारी चीज़ें आपके सामने मैं लेके आया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।